प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल, कैसे मिजाज हैं, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब बढ़िया। अपना जुनून बैच चल रहा था नीट 2021 के लिए। बिल्कुल NCERT पैटर्न पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने थोड़ा सा आने की इक्विलिब्रियम में कोशिश की थी आपको हायर लेवल पे ले जाने की, बट हमने बिल्कुल समझ लिया आपके मन को, आपको बिल्कुल नीट का ही कंटेंट चाहिए इसलिए एकदम हमने जो है रिड्यूस्ड कंटेंट आपको एकदम फुल ऑन NCERT लेवल, उससे ऊपर नीचे नहीं, एकदम सिंपल वे में हम आपको पढ़ा रहे हैं और सिंपल वे में आप पढ़ते चले जाओ, नीट का काम अपना हो जाएगा। जब IIT की बात करेंगे तो हायर कंटेंट लेवल की बात करेंगे। खैर, अपना टॉपिक चल रहा था, अपना चैप्टर चल रहा था, कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो उसमें हम लोगों ने 4 लेक्चर कर लिए अपने कंप्लीट। आज 5वें लेक्चर में हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के अंदर जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब इन प्रॉपर्टीज को सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान में याद रखिएगा, सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर से लेना देना नहीं है। किससे? सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर से लेना देना नहीं है। मैं सॉल्वेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर से लेना देना नहीं है। मतलब 1 मोल यूरिया जो काम करेगा, 1 मोल ग्लूकोज भी वही काम करेगा। बाद में हम देखेंगे नेचर का मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन, वो एक अलग बात हो जाएगी। जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन का केस आएगा तब वांट फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमारा सॉल्यूट पार्टिकल क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए? न तो वो एसोसिएट करेगा, मतलब एसोसिएशन का कि 10 पार्टिकल मिलकर के 5 बना दिए, सिंपली समझो 2 पार्टिकल जुड़ करके 1 बना दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो वो डिसोसिएट करे, डिसोसिएशन का मतलब एक पार्टिकल लिया आपने 2 बन गया, लाइक NaCl, वो टूट गया। फॉर्मिक एसिड 2 मॉलिक्यूल था, 1 मॉलिक्यूल बन गया, जिसको डायमर बोलेंगे। तो अपना सॉल्यूट पार्टिकल ना तो एसोसिएट करे ना तो डिसोसिएट करे। अगर ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है लाइक ग्लूकोज, कोई एसोसिएशन नहीं होगा, कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। यूरिया ना कोई एसोसिएशन है ना ही कोई डिसोसिएशन है, तब बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे कि 1 मोल ग्लूकोज डाल दो 1 लीटर पानी में या 1 मोल यूरिया डाल दो 1 लीटर पानी में, प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी। तब इनको बोल रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोल रहे हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में? पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा पढ़ना है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, आपको क्या याद होगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में? तो हम लोगों ने ये बात देखी थी कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, किसके अंदर? किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर। किसके अंदर? किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर। तो क्या पाया हम लोगों ने? हम लोगों ने ये देखा कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के मुकाबले में कम आया। मीन्स वी ऑब्जर्व्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? ठीक। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोगों ने क्या बोला था? रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या बोला था? दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और उसका एक्सप्रेशन क्या आया था? डेल्टा P इज इक्वल टू, बोलो, P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? फिर जब P0 से डिवाइड कर दिया तो एक्सप्रेशन क्या कहलाया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? कोई दिक्कत? अब अपना जो दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी सीधा सीधा सवाल पूछ देता है, सीधा सवाल, बहुत ही टिपिकल चीज नहीं है ये सब, बहुत सिंपल चीज है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहली बात, होता क्या है, क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? तो ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि अगर कोई सॉल्वेंट है, मान लो कोई भी सॉल्वेंट है, उसको अगर आपने हीट किया तो वो बॉयल कर रहा है। जब वो बॉयल करेगा तो उसका सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ क्या है?
प्योर सॉल्वेंट है, ठीक, इसका इसका बॉइलिंग पॉइंट पाया गया, लेट इट इज TB, ठीक, इसको बोला हमने TB नॉट, क्या बोला, प्योर है, TB नॉट। इसी सॉल्वेंट में जब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड कर दिया, तब जो बना, ये बना सॉल्यूशन। ये क्या बना बेटा, सॉल्यूशन। जब इसको भी हीट किया और इसको जब बॉईल किया तो पता चला इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ आया, लेट द बॉइलिंग पॉइंट वाज TB। क्लियर। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिला, ऑब्जर्वेशन वाज दिस, सबसे पहली बात ऑब्जर्वेशन वाज दिस कि TB की जो वैल्यू है दैट वाज फाउंड ग्रेटर देन TB नॉट। सिंपली क्या कहने का मतलब है, जैसे पानी है, हम और आप जानते हैं पानी बॉईल करता है कहाँ, 100 डिग्री पे। तो जब वाटर को, प्योर वाटर को बॉईल किया गया वो 100 डिग्री पे बॉईल कर गया, लेकिन जब उसी पानी में आप शुगर डिजोल्व कर दो, सॉल्यूशन बना लो, शरबत बना लो, उस शरबत को जब डिजोल्व किया तो पता चला कि वो ऐसे टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है जो 100 डिग्री से ज़्यादा है, 100 डिग्री से ज़्यादा है, दैट वाज ग्रेटर देन 100 डिग्री। क्लियर। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया उसको हम लोगों ने बोला TB, एंड दैट TB वाज ग्रेटर देन 100। ये था सिंपली ऑब्जर्वेशन। और यही जो बढ़ी हुई वैल्यू है, ये जो वैल्यू बढ़ गई ना, आप सिंपली बोलोगे कि साहब चेंज क्या आया, तो आप क्या बोलोगे, चेंज का मतलब क्या, डेल्टा TB, डेल्टा TB। क्लियर, ये तो चेंज है। तो चेंज हमेशा क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, TB माइनस TB नॉट, यही है, दिस इज चेंज। और ये जो वैल्यू आई वो आई पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। अरे अब ये 100 डिग्री है, 100 से ज़्यादा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। क्लियर, ये वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब बढ़ जाना, बढ़ जाने को ही अंग्रेजी में एक टर्म देते हैं, एलिवेट कर जाना। एलिवेटर जानते हो ना, लिफ्ट। क्लियर, एलिवेट कर गया तो सिंपली क्या मतलब हुआ, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया। कब, जब प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इसी फेनोमेना को बोला गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा TB। क्लियर, इसी को क्या बोला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब सिंपली कि सर ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा ही क्यों, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके बारे में बातें। देखो ध्यान से समझना। मान लो सिंपली मैं आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूं कि मान लो कि लेट इट इज वाटर, हमने मारा ये प्योर वाटर है और वो एक्वस सॉल्यूशन है, लेट इट इज एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये प्योर वाटर होगा इसका एक सर्टेन वेपर प्रेशर होगा किसी भी टेम्परेचर पे। मान लो हमने यहाँ टेम्परेचर लिखा और यहाँ वेपर प्रेशर लिखा। क्लियर, हमने बोला ऐसे सिंपली समझाने के लिए आपको, बाकी तो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो तो आएगा कहाँ से, बोलो क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से। मैं आपको सिंपली लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लिया कि 30 डिग्री सेल्सियस पे इस पानी का वेपर प्रेशर था, माना लेट इट वाज 0.3 ATM, मान लिया ऐसा। क्या होगा एग्जैक्टली वो तो एक्सपेरिमेंट बताएगा, मैं सिंपल बात समझा रहा हूँ आपको। हमने हीट किया 50 डिग्री के लगे, तो 50 डिग्री पे जैसे ये बढ़ा वैसे ही बढ़ गया होगा। हमने माना लेट इट वाज 0.5 ATM, हमने और हीट किया 70 डिग्री ले गए तो ये 0.7 ATM। इस पर बहस नहीं करना सर आप ये कैसे लिख दे रहे हो, वहाँ तो लॉग के फॉर्म में वैल्यू आ रही है, वहाँ तो वैल्यू और, अरे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ यार, मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ क्या कि ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये सर ना हीट करने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, मैंने सिंपली बोला ऐसे आपसे डेटा। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट करना है। हमने बोला इसको जब 80 डिग्री पे गर्म किए तो मान लिया लेट इट वाज 0.8 ATM। जब इसको 90 डिग्री पे गर्म कर दिया देन इट वाज लेट इट इज 0.9 ATM। जब इसको 100 डिग्री पे गर्म किया देन इट वाज 1 ATM। और यही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आप बॉइलिंग पॉइंट को क्या डिफाइन करते हो, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट इन फैक्ट। तो हम पहले 9th-10th में तो सिंपली क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे कोई लिक्विड बॉइल कर जाता है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन वाज दैट। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट
temperature at which vapor pressure of any liquid becomes equal to atmospheric pressure। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तभी वो लिक्विड बॉइल करता है। लाइक आप बोलते हो हिल्स पे, पहाड़ियों पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बोलते हैं बढ़ जाता है या घट जाता है, बोलो चेंज हो जाएगा। क्या बोलेंगे, हायर एल्टीट्यूड पे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ क्या है, कम है, लेस देन 1 एटीएम, मान लो 0.9 एटीएम है। तो अब पानी कहाँ बॉयल करेगा, 0.9 एटीएम पे ही। तो हम क्या बोलेंगे, पानी का बॉइलिंग पॉइंट घट गया ना। समझ में आ रही बात, कम ही हीट देना पड़ेगा कि बॉईल कर जाएगा, तभी तो दाल नहीं गलती है ना, क्योंकि दाल को गलाने के लिए क्या चाहिए था, पूरी एनर्जी देनी थी उसके अंदर। तो पानी बॉईल किया पहले हाईयर टेम्परेचर पे, तो हाईयर एनर्जी जा रही थी उसके अंदर, अब कम टेम्परेचर पे ही बॉईल कर गया। इसका मतलब पानी तो बॉईल कर गया, लेकिन दाल को जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए गलने के लिए वो तो मिली ही नहीं, क्योंकि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी और जानी थी ना, वो तो गया ही नहीं। क्यों, क्योंकि पानी तो बॉईल कर गया पहले ही, है ना, और पानी उड़ गया, दाल बच गया। खैर ये सब बातें 10th में पढ़ते थे। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि साहब कोई भी लिक्विड कब बॉईल करता है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो मैंने ऐसे सिंपली आपको समझाया कि मान लो 30 डिग्री से स्टार्ट किए और गर्म करते करते 100 डिग्री पे ले गया और 100 डिग्री पे 180 के बराबर हो गया, वो प्योर सॉल्वेंट था, ऐसा हुआ। ओके, अब आराम से सुनना, जब इसमें तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्यूशन की कहानी क्या हो जाएगी। तो हमने पढ़ा है सर वेपर प्रेशर घट जाता है, किसका, सॉल्यूशन का। तो अब सॉल्यूशन का क्या केस बनेगा, तो क्या बोलेंगे, अगर ये टेम्परेचर है और यहाँ वेपर प्रेशर बोलेंगे, तो क्या बोलोगे, जो 30 डिग्री पे वेपर प्रेशर यहाँ 0.3 एटीएम था, क्या उसी 30 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर अब 0.3 एटीएम रहेगा। बोलेंगे नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई, बिकॉज पिछले लेक्चर में तो पढ़ा है सर वेपर प्रेशर घटता है, कब, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से। तो डाल दिया ना, तो उसका घट गया होगा, बिल्कुल घटा होगा। वो मान लो कम हो गया होगा, कितना कम हो गया होगा, कुछ भी कम हुआ होगा, बट 0.3 नहीं होगा। माना हमने माना लेट इट इज 0.25 एटीएम मान लिया। ओके, फिर ऐसे ही इसको बढ़ाते रहेंगे, इसको बढ़ाएंगे। 30 से आपके कर रहे थे 50, हमने बोला 50 पे ये कितना था 0.5, बट ये कहाँ पहुंचेगा 0.45। क्लियर। फिर मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली मानते चले जाना है। मान लो ये 80 डिग्री पे पहुंच गया, तो 80 डिग्री पे इसको क्या होना था 0.8, बट अब ये क्या होगा 0.75। ये 90 डिग्री पे कहाँ पहुंचेगा, बोलो 0.85। तो 100 डिग्री पे कहाँ पहुंचेगा 0.95। क्या ये एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नहीं। तो 100 डिग्री पे क्या अब सॉल्यूशन बॉईल करेगा ना, उसको 100 डिग्री से मतलब नहीं है, उसको मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उसका वेपर प्रेशर होगा तभी बॉईल करेगा। तो क्या 100 डिग्री पे इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, नहीं। क्लियर, ठीक। तो इसका मतलब और इसको बॉईल करने के लिए और हीट करेंगे। तो हमने बोला जब 105 डिग्री पे किए तब ये पहुंचा 1 एटीएम। अब आपका क्या ख्याल है, तब बोलोगे यस सर। अब ये किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक, बोलो, प्रेशर के बराबर। तो क्या अब बॉइलिंग होगी, बिल्कुल बॉइलिंग होगी। अब तो अब ये बॉइलिंग कहाँ हुआ 105 पे, और यहाँ कहाँ बॉयल हो रहा था प्योर वाटर 100 डिग्री पे। क्लियर। तो यहाँ से हमें समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह क्या थी कि सर इसका वेपर प्रेशर घट गया था। इसका मतलब क्या, जब वेपर प्रेशर घट गया है तो इसको उठाने के लिए लोअर वैल्यू से लेकर के यहाँ जाना है और पहले हायर वैल्यू से लेकर के यहाँ जाना था। तो आराम से समझना, एक हाथ को तुम यहाँ से यहाँ ला रहे, एक हाथ को यहाँ से यहाँ ला रहे, एक एनर्जी दिए, एक हाथ को यहाँ से यहाँ ला रहे, एक एनर्जी दिए। क्या दोनों एनर्जी बराबर हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जब यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ से ऊपर गया है, तो यहाँ से जब ले गया तो एनर्जी कम गई है, और यहाँ से जब गया तो एनर्जी ज़्यादा गई है, बिकॉज ये गैप अभी है। क्लियर। तो सेम कहानी है, हीटिंग ज़्यादा देर तक करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो बॉईल करने का, देर से बॉईल करने का, या यूँ बोलो हाईयर टेम्परेचर पे बॉईल करने का रीज़न क्या है, तो बोलेंगे रीज़न इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो इसी को हम लोग ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। सिंपल ग्राफ प्लॉट कर देते हैं इसका। इनफैक्ट आपके सिलेबस में एक चीज़ नहीं है, दैट इज कॉल्ड फेज रूल, है ना। आईआईटी के सिलेबस में है फेज रूल और बीएससी में है फेज रूल इनफैक्ट।
तो नीट के सिलेबस में फेज रूल है ही नहीं, अदरवाइज मैं आपको बताता कि साहब फेज डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं और वहीं से चीज़ें आती हैं। तो वहाँ क्या बोल रहे हैं कि साहब ये हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं और यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ओके, तो हमने बोला अगर प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का ऐसे ऐसे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। हमने माना कोई एक सर्टेन पॉइंट था, ये तो वेपर प्रेशर है, इसकी कुछ न कुछ वैल्यू होगी। लेट इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 180 m है या 760 mm ऑफ Hg है या 760 टॉर है, जो बोलो, ठीक है। इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कट किया, इसका मतलब इस पॉइंट से तुम नीचे आ जाओ, तो ये जो पॉइंट है ये तो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। क्या है ये क्या है, सॉल्वेंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका कहलाएगा, प्योर सॉल्वेंट का। और प्योर सॉल्वेंट को क्या लिखते तुम, TB नॉट, यस और नो। तो ये लाइन किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। कोई बात नहीं, इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, ऐसा कहानी हुआ। सर्टेन टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे, ये कोई एक टेम्परेचर होगा ना बेटा, इस टेम्परेचर से स्टार्ट किए तुम, इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर यहाँ था, कुछ एक वैल्यू होगी, यहाँ से स्टार्ट हुआ और बढ़ते बढ़ते तुम टेम्परेचर बढ़ाते गए, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ते 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 वो कहाँ पहुँचा, 180 m पे। जहाँ 180 m पे पहुँचेगा, 180 m पे जहाँ पहुँचेगा वेपर प्रेशर, क्लियर, लिक्विड क्या स्टार्ट कर देगा, बॉइलिंग, लिक्विड क्या स्टार्ट कर देगा, बॉइलिंग, क्लियर। अच्छा, तुम 9th में एक चीज़ पढ़ते होगे, क्या एक बोलते थे क्या, स्पेसिफिक हीट, है ना, और एक बोलते थे लेटेंट हीट। पढ़े हो ना 9th में एनसीईआरटी में लेटेंट हीट, और 11th में तो अच्छे से पढ़े होगे कहाँ, थर्मोडायनेमिक्स में, है कि नहीं, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या पढ़े, स्पेसिफिक हीट, और एक क्या पढ़े, लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट की कहानी क्या थी सर, स्पेसिफिक हीट निकालते थे Q = MS डेल्टा T, है ना, मोलर होता तो NS डेल्टा T, क्लियर, MS डेल्टा T। और यही लेटेंट हीट क्या निकालते थे, Q = M × L, ये था लेटेंट हीट कैपेसिटी, ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दो चीज़ पढ़े हो ना। तो यहाँ जो हीट जाता था उसमें क्या होता था एक्चुअली, तो बोलते सर यहाँ टेम्परेचर बढ़ता था, क्या बढ़ता था, टेम्परेचर, और एक सर्टेन टेम्परेचर पे आते ही टेम्परेचर का चेंज होना ख़त्म, टेम्परेचर का चेंज होना ख़त्म। जैसे जैसे तुम क्या कर रहे हो, हीट देते जा रहे हो और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा। मान लो ये हीट का एक्सिस है और ये टेम्परेचर का एक्सिस है, ठीक। पानी स्टार्ट हुआ, कोई एक सर्टेन टेम्परेचर होगा, तो हीट देते गए बढ़ता जा रहा है, एक सर्टेन पॉइंट आया, ठीक। और पानी के रेस्पेक्ट में वो सर्टेन पॉइंट क्या है, वो सर्टेन पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इस 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ना ख़त्म, ये सर नो। अब क्या होता है, अब होता ही है कि सर हम हीट तो देते ही जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो जब टेम्परेचर, हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ, ऐसा पैरेलल, है ना, क्लियर। और फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि फिर ये बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ के बाद फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सर नो। यहाँ से यहाँ तक तुम क्या बोल रहे हो, ये तो पानी था, ये प्योर वाटर था। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, तो तुम क्या बोलते हो, ये क्या हो रहा है, यहाँ जो हीट गई, ये इतना जो हीट गया, ये हीट कहाँ गया, तुम बोलोगे ठीक है यहाँ से यहाँ तक का हीट, इस हीट को क्या बोल रहे हैं, लेट इट इज Q1, लेट इट इज Q2। Q1 क्या है, तो बोलेंगे सर Q1 इज MS डेल्टा T, ये सर नो। व्हाट अबाउट Q2, तो बोलेंगे Q2 इज ML। सर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, अरे हीट का इफेक्ट क्या है कि टेम्परेचर को चेंज कराएगा, तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बेटा तो हीट का इफेक्ट गया कहाँ, तो क्या बोलते हैं, इनफैक्ट सर उस सर्टेन टेम्परेचर के बाद क्या होता है, फेज चेंज होने लगता है। तो स्टेट चेंज करने में इस हीट का इफेक्ट गया, इसीलिए तुम बोलते हो क्या कि भाप जो है वो पानी से ज़्यादा खतरनाक होता है, कि 100 डिग्री पे उबलता हुआ पानी तुम्हारे हाथ पे गिर जाए और 100 डिग्री पे जो भाप है वो तुम्हारे हाथ पे लग जाए तो भाप वाला बड़ा भयानक असर करता है, ज़्यादा जलन होती है। क्यों, बिकॉज ये बोलते तुम, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना वो भी चली गई हाथ के अंदर, है ना, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसमें है, भाप में है ना। और फिर एक बार पानी भाप बन गया तो फिर उसके बाद उस भाप का टेम्परेचर बढ़ेगा, उस वेपर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा 100 डिग्री के ऊपर, ये सर नो। तो हीट का क्या इफेक्ट है, दो इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है, या तो टेम्परेचर को राइज कराता है या तो स्टेट का चेंज करता है।
ये सब बात हम लोग जानते हैं। खैर, तो हम मुद्दा अपना क्या था, अपना मुद्दा क्या था कि हाँ टेम्परेचर की बात कर रहे थे, टेम्परेचर की बात कर रहे थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ते 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 लिक्विड कहाँ पहुँच जाता, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, जहाँ जाने के बाद उसका टेम्परेचर अब नहीं बढ़ रहा। क्यों भाई? बिकॉज वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। अब उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद क्या होगा, तो क्या बोलते हैं, फेज ट्रांजिशन होता, और उसी पॉइंट को ही तो बोलते हैं आप बॉइलिंग पॉइंट। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? वो स्टेज जहां पे पूरा का पूरा लिक्विड इवेपोरेट होने लगे, बल्क फेनोमेना हो जाए, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। क्लियर? एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। किसका? प्योर लिक्विड का, प्योर लिक्विड का। चलो, ये तो हमने एक्स्ट्रा बकवास कर दी, इसका कोई मतलब नहीं था यहाँ पे। खैर, अब वापस आइए। तो अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, अब ये कह रहे हैं, हाँ ये था अपना वेपर प्रेशर का एक्सिस। तो अब ये कह रहे हैं, ये तो था प्योर सॉल्वेंट, ये था प्योर सॉल्वेंट। अब मैंने बोला अगर हम सॉल्यूशन का प्लॉट खींचें तब क्या बोलोगे तुम? सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेगा? मान लो इसी टेम्परेचर पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तब तुम क्या बोलोगे? सर उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस लिक्विड के अंदर अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूशन जो बना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो घटता है। तो जाहिर सी बात है तुम इस वेपर प्रेशर को, ये तो वी था ना, ये तो किसका था, ये तो पी नॉट था रे। चलो ब्लैक से दिखा रहे हैं, ये क्या था, तो ये क्या था, बोलेंगे दिस वाज पी नॉट इन फैक्ट। ठीक, तो इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे, इसी टेम्परेचर पर कहाँ लाई करेगा, कौन लाई करेगा, बोल, यहाँ कहीं। तो ये वैल्यू किसकी होगी, सॉल्यूशन की। तो इसको तुम क्या बोलोगे, पी। इसको क्या बोलोगे, पी। ये तो था पी नॉट माइनस पी। तो पी क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और पी क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, जो प्रेशर सॉल्यूशन का आता था वो तुम क्या बोलते थे, कहाँ से आता था, दैट वाज इक्वल टू पी सॉल्वेंट ना बेटा, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल था। इसका मतलब जो खेल चल रहा है उसमें तो सॉल्वेंट का ही मेन काम है। अलग बात है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट गया, क्यों घट गया, क्यों घट गया, बिकॉज हमने बोला था फ्यूगेसिटी, केमिकल पोटेंशियल घट गया, इस वजह से वेपर प्रेशर घट गया। क्लियर? बट है फेनोमेना किसका, उस सॉल्यूशन से तुम्हें क्या लेना देना है, सॉल्यूशन में है कौन, क्या कोई दूसरा लिक्विड है, बोलेंगे नहीं, क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो असल चीज जो इवेपोरेट हो रही है वो क्या है, वो तो वही लिक्विड है जो पहले था, लेकिन अब वो सॉल्यूशन के अंदर है, तो उसकी एबिलिटी कम हो गई, बट इवेपोरेट तो वही कर रहा है। यस सर, ठीक है, तो उसका नेचर तो सेम ही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो नेचर ऑफ, बोलो, बढ़ने का नेचर क्या है, सेम। बट अब ध्यान से, अब जब ये इसी नेचर को फॉलो करेगा तो अब ये ग्राफ कहाँ कट करेगा, कहीं आगे जाके कट करेगा। अरे बोलो, कहीं आगे जाके कट करेगा। ठीक है, अब मान लो ये यहाँ कट किया, जब ये यहाँ कट किया, क्लियर, तो ये क्या है, ये बोल रहे हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो बढ़ते 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 एक सर्टेन पॉइंट पे फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। मतलब नाउ एट दिस पॉइंट सॉल्यूशन विल स्टार्ट बॉइलिंग। सो व्हाट इज दिस, इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड टीबी, एंड टीबी इज व्हाट, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यस और नो? अच्छा, व्हाट वाज टीबी नॉट, अभी बोल चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बोल चुके हैं। तुम ग्राफ से ज़रा देखो, ग्राफ से ही देखो, टीबी आगे बढ़ गया कि टीबी नॉट, बोलेंगे टीबी, इसका मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। अरे है ना ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा है। यही जो गैप है, ये जो गैप है, इसी गैप को तुम क्या बोलोगे, इसी गैप को तो बोलेंगे डेल्टा टीबी, इसी गैप को तो बोलेंगे डेल्टा टीबी, विच इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को तुम बोलोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो यस सर नो, कोई दिक्कत? तो ये थी कहानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, ये था ग्राफिकल डिस्कशन। क्लियर? अब ध्यान से, अब क्या बोला जा रहा है कि एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट किया गया, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कि ये जो डेल्टा टीबी की वैल्यू है ना कि साहब कितनी वैल्यू आएगी, कैसे बदलती है। तो बोला गया कि दिस डेल्टा टीबी वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? क्या मतलब मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन जितना गाढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन जितना हाई है सॉल्यूशन का, अरे जितना ज़्यादा, तुम सिंपली बताओ वेपर प्रेशर घटा ही क्यों, सॉल्यूट डालने से। तो सॉल्यूट डालने से सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूट डालोगे तो और घटेगा, मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन तुम जितना बढ़ाओगे
वेपर प्रेशर उतना कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए तो बोला गया डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ग्रेटर द मोलैलिटी ग्रेटर विल बी डेल्टा टी बी। क्लियर? ठीक। जब इसको इक्वल किया गया तो एक कांस्टेंट लगाया गया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड के बी, और ये बना कंप्लीट फॉर्मूला। बस यहीं पे आता है न्यूमेरिकल, इसी पे आता भैया न्यूमेरिकल, बस सीधा। क्या है भाई साहब डेल्टा टी बी? डेल्टा टी बी इज नथिंग बट टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या है बोला जाए? एम क्या है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टी बी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टी बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी बी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब एक चीज़ रह गई के बी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार नीट में के बी पे ही डायरेक्ट सवाल आ गया। व्हाट इज के बी? के बी इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? समझ मारी बात? ठीक। अगर मोलैलिटी, इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 तो के बी बराबर क्या हो जाएगा बोलो? एम। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है के बी का, है ना। जैसे तुम बोलते थे आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो वहाँ तुम क्या बोलते थे? वहाँ क्या बोलते थे? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और क्या बोलते थे? अगर ये 1 मीटर और ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाता है। तो तुम इसको क्या बोलते थे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन तुम क्या बोलते थे? इट इज सिंपली नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। सेम कहानी यहां क्या बोलेंगे? व्हाट इज के बी? के बी इज इक्वल टू मोलैलिटी, के बी इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यही ना, ये ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, उल्टी कहानी हो गई। एम इज इक्वल टू 1 ले लिया ना, तो ये डेल्टा टी बी, तो क्या बोलेंगे? के बी इज इक्वल टू व्हाट? change in or increase in boiling point of the solution. What is Kb? Kb is nothing but increase in boiling point of the solution, or simply elevation in boiling point of the solution when molality of the solution is 1. तो ये सब तो गणित वाली बात हो गई। असल में Kb क्या है? ये तो गणित की बात हो गई, जैसे रो वाली बात गणित की बात हो गई। असल में रो क्या था? तो बोलेंगे इट वाज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या कहने का मतलब ये था कि अगर हम सेम लेंथ का, सेम क्रॉस सेक्शन का लोहा और चांदी दोनों का तार ले लें तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा? बोला नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? बोलेगा मटेरियल का फर्क है भाई साहब। तो सेम कहानी यहां भी बोला कि अगर 1 मोलैलिटी का सॉल्यूशन पानी में भी बनाए, 1 मोलैलिटी का सॉल्यूशन अल्कोहल में भी बनाए, तो क्या दोनों जगह डेल्टा टीबी की वैल्यू बराबर मिलती है? बोला नहीं। इसका मतलब डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड किया? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी। इसलिए मैं चीख के बोल रहा था उस टाइम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, ना कि सॉल्वेंट। क्लियर? तो डेल्टा टीबी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर सकती है? सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर? और वही जो सॉल्वेंट का नेचर है उसके लिए मैथमेटिकली फॉर्मूला भी लिख देंगे। एक फॉर्मूला है जहाँ से केबी की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं कि केबी की वैल्यू क्या है? किस पे डिपेंड करता? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू अलग अलग होगी। अब ध्यान से सुन, क्या मोलैलिटी बढ़ा दें या मोलैलिटी घटा दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा दें या घटा दें, क्या केबी पे कोई फर्क पड़ने वाला है? बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भैया? अरे केबी नेचर पे डिपेंड कर रहा है, उसके अमाउंट पे थोड़ा ना डिपेंड कर रहा है। क्लियर? इसी बात पे नीट में सवाल पूछ दिया था 2013 या 14 में कि कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया या मोलैलिटी को हाफ कर दिया तो केबी में क्या फर्क पड़ेगा? बोलेंगे देयर इज नो चेंज। व्हाई सर? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। सिंपली समझो कि अगर हमने तार को खींच दिया तो रेजिस्टेंस घटता बढ़ता था, रेजिस्टेंस चेंज होता था। क्या रेजिस्टिविटी चेंज होता था? नहीं। व्हाई? बिकॉज दैट वाज एक्चुअली नेचर ऑफ द मटेरियल। वो काय को चेंज होगा? हाँ, मटेरियल बदल दोगे तब रो की वैल्यू बदल जाएगी। क्लियर? तो सॉल्वेंट बदल देंगे तब रो की वैल्यू बदल जाएगी। क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन से केबी का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? एक और चीज़ आती है कि सर केबी का यूनिट क्या होगा? तो यूनिट तुम यहीं से निकाल लो। केबी के लिए क्या लिखोगे?
के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन क्या एम। अब डेल्टा टी बी का यूनिट क्या है, बोलेंगे केल्विन, स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन, और नीचे इसका यूनिट क्या है, मोल पर केजी, है कि नहीं, ये ना, हाँ ये गया ऊपर, तो क्या बना केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये यूनिट बन जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी का मतलब क्या, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बराबर होगी, बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी। इसलिए इसी का यूनिट डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। अरे बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक मिनट ये नोट कर लिया, इतनी कहानी हो गई खत्म। इतना ज़्यादा बकवास हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट में नहीं करेंगे, इतना बहुत कुछ कर लिया, इतना बात ही नहीं करनी थी, सिंपली बस अपना जो फॉर्मूला था उतनी की बात करनी थी, वहीं से क्वेश्चन आएगा, है ना। चलो तो मैं ये आपसे कह रहा था एक और इम्पॉर्टेंट बात कि साहब अगर मैंने बोला आपसे क्या कि टेम्परेचर है, लेट टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, इसी को केल्विन में बदलोगे तब तुम क्या बोलोगे, ये हो गया सर 300 केल्विन, आराम से। ये T1 है, T2 है 127 डिग्री सेल्सियस, तो इसको लिख देंगे 400 केल्विन, है ना। केल्विन बराबर क्या, डिग्री प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। ठीक है, मैं बोलूँ व्हाट अबाउट डेल्टा टी, तो तुम क्या बोलोगे T2 माइनस T1, तो इसकी वैल्यू क्या है 127 माइनस 27 कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। इसी की वैल्यू 400 माइनस 300 कितना 100 केल्विन। तो क्या केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों का दोनों डेल्टा के लिए बराबर हुआ, नो डाउट। टेम्परेचर के लिए बराबर नहीं है, क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं, बट डेल्टा के लिए तो दोनों का दोनों बराबर है ना बेटा, वही मैंने बोला। तो इसी की यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल आपने लिखा, ये भी ठीक है। डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल आपने लिखा, ये भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट। क्लियर, कहीं ये लिख जाए वो भी ठीक, वो लिख जाए वो भी ठीक। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बस यही हो गया क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट खत्म, है ना। आपसे क्या बोलेगा, आपके सामने सिर्फ इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। फुल लिखना है लिख दो, टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तुम्हारे पास क्या है 1 2 3 4, बस इसी पे तो खेल है। 4 में से क्या देगा, 3 देगा, चौथा पूछेगा, खेल खत्म, है ना। ये चीज़ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जनरली देता ही देता है ना, कांस्टेंट देगा ही देगा। तो तुम क्या करोगे 1 2 3, 3 में रिलेशन है, टी बी देगा एम देगा, टी बी नॉट पूछ देगा, टी बी नॉट देगा एम देगा, टी बी पूछ देगा। क्लियर, समझ मारी बात, ठीक। तो ये है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन कैसा बन रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो एक आध क्वेश्चन कर ही लेते हैं, एक आध क्वेश्चन कर ही लेते हैं। लिखो कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल या यूनिमोलल, जो बोलो, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूनिमोलल एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, ये है आपका यूरिया का सॉल्यूशन है, ठीक। इसकी मोलैलिटी दे दिया उसने 1, ठीक। आपसे बोला इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालो, याद रखना Kb की वैल्यू वाटर के लिए होती है 0.52, क्लियर, यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल। दे तो भी ठीक, नहीं दे तो आंख बंद करके याद रखना है। ये वाटर के लिए Kb की वैल्यू 0.52, Kf की वैल्यू 1.86, क्लियर, ठीक है। बोला सवाल सॉल्व करो, क्या रखा हुआ है तुम्हारे पास, फॉर्मूला क्या है, Tb माइनस Tb नॉट इज इक्वल टू Kb इंटू एम, ये ना, पुट कर दो, Tb निकालना सर, क्या हो जाएगा, Tb नॉट की वैल्यू कितनी है, अरे वाटर के लिए Tb नॉट की वैल्यू कितनी, चलो उधर ले जाओ, Tb नॉट प्लस क्या Kb इंटू क्या m, आराम से। Tb नॉट की वैल्यू कितनी है वाटर के लिए, बोलिए सर, डिग्री सेल्सियस में निकालना उसमें निकाल लो, केल्विन में निकालना उसमें निकाल लो, ठीक। मान लो डिग्री सेल्सियस में, तो बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, खत्म, ठीक है। तो यहाँ यूनिट डिग्री सेल्सियस में ही रखना, क्लियर, ओके, ठीक। तो दोनों वैल्यू सेम ही है, तो क्या बोलोगे तुम, Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.52, अभी समझाया था ना,
क्या, डिग्री सेल्सियस, ठीक, किलोग्राम पर मोल, ठीक। और मोलैलिटी की वैल्यू क्या दिया आपको, 1, तो 1 का मतलब क्या, 1 मोल, और पर केजी, तो केजी से केजी गया, मोल से मोल गया, ख़त्म। क्या मिल गया, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.52 डिग्री सेल्सियस, तो वैल्यू कितनी होगी, 100.52 डिग्री सेल्सियस आंसर। मतलब पानी कहाँ बॉयल करेगा, 100.52 डिग्री पे बॉयल करेगा, जो कि 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा था सॉल्वेंट। अब एक्वस सॉल्यूशन अगर है यूरिया का, तो वो कहाँ बॉयल कर रहा है, 100.52 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है। ये सर नो, कोई दिक्कत, समझ हमारी बात, ठीक है। इसी पे दूसरा सवाल निकाल लो। अब उल्टा सवाल पूछ दे रहे हैं हम, उल्टा पूछ दे रहे हैं, क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aqueous glucose solution is equal to 100 point क्या, 100.052 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट मास ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। ये निकालो बेटा, कि बताइए एक मिनट, ये है 1 kg सॉल्यूशन, 1 kg वाटर में, 1 kg वाटर में ग्लूकोज ऐड किया गया। क्लियर, ठीक। सवाल क्या बनाएगा, सवाल लैंग्वेज में क्या बनाएगा, इफ W ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 1 किलोग्राम ऑफ प्योर वाटर, the resulting solution is found to boil at 100.052 degree Celsius, then find out W, या total mass of glucose taken in gram। कुछ भी सवाल होना सकता है, मैंने सिंपली बोल दिया आपके सामने। क्लियर। अभी क्या दिया था, अभी दिया था मोलैलिटी, है ना, तो मोलैलिटी दे दिया था, तो पूछा बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या कर दिया उल्टा, अब बॉइलिंग पॉइंट दे दिया तो मोलैलिटी पूछ दिया। जल्दी खटाखट सॉल्व कर, जल्दी फटाफट करो। हाँ जी सर, बोलो क्या करेंगे इसमें, क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम वाटर दे दिया, और क्या दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। तुम क्या करोगे, सीधा वैल्यू पुट करो, TB इज इक्वल टू TB नॉट प्लस KB इंटू M। चलो साइड में एक काम कर लेते हैं, क्या, M ही तो निकालना है, निकाल लो M का मतलब क्या, मोलैलिटी। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, याद है ना सब कुछ, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये तो पूछा है, क्या पूछा है आपसे, पूछा मास पूछा, ठीक है। लेट द मास इज W, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता, 180 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, कितना किलोग्राम ले लियो, 1, तो ये मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, W बाय 180 पुट कर दो, खत्म, वहाँ पुट कर दो। तो डेल्टा TB की वैल्यू कितनी है बोलो, ठीक, TB की वैल्यू कितनी है, बॉइलिंग पॉइंट 100.052, चल इसको ले आए इधर, माइनस ये कितना है, TB नॉट 100 इज इक्वल टू क्या, KB की वैल्यू कितनी है, 0.52 इंटू क्या, मोलैलिटी कितनी है बेटा बोलो, W बाय 180, खत्म, ठीक। इसको घटा दोगे कितना मिलेगा, 0.052 फिनिश। यहाँ से कितना मिला, 0.52 इंटू W डिवाइडेड बाई क्या, 180। क्लियर। तो W बराबर क्या हो गया, तो क्या बोलेंगे, 180 गुना करोगे 0.052 में और डिवाइड कर दोगे किससे, 0.52 से। इससे डिवाइड करेगा तो ये मिलेगा 10, और इससे डिवाइड करेगा कितना मिल गया, बोलो, खत्म, 0। सो W ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व वाज व्हाट, इक्वल टू 18 ग्राम आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत, देख इस पर सवाल भयानक बन सकता है, समझ हमारी बात, भयंकर सवाल बन जाएगा, बट अपना लेवल क्या, नीट है ना। खैर चलिए अगला टॉपिक दैट इज बिल्कुल सेम ऐसा ही, हमने बोला ही, डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा बात करेंगे, क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट किसको बोला आपने, तो बॉइलिंग पॉइंट बोला क्या, कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, कि जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट का भी कोई ना कोई डेफिनेशन होगा, बोलो। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन
आपको पता है या नहीं पता है तो बोलो क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन। देखो इनफैक्ट पहले समझना तुम फ्रीजिंग पॉइंट में होता क्या है। तो तुम क्या बोलोगे, सर ये H2O है, मान लो सॉलिड, ये मेल्ट अगर हो गया तो H2O लिक्विड, यही ना, तो मेल्ट होकर के क्या बना रहा है, पानी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऊपर वाला सॉलिड से जब लिक्विड में जा रहा है तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्लियर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर। या तुम क्या बोलोगे, सॉलिडिफिकेशन, जो बोलो। क्लियर। ये वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक, ये वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, तो उल्टा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ये क्या दिखा रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे, क्या होता है, पानी और बर्फ कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। पानी और बर्फ क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। बर्फ से भाप निकलता हुआ देखे हो, यस सर। तो क्या बोला जा रहा है, वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाए, सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाए। क्लियर। तब उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या, तब उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। बिल्कुल सेम वैसे ही बिल्कुल ग्राफ से, ग्राफिकल क्या बोलेंगे, ग्राफिकल। ये है अपना बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर, और ये क्या है, वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत। अब ध्यान से, जो अपना लिक्विड सॉल्वेंट था वो सॉल्वेंट का ऐसा जा रहा था प्लॉट, ऐसा जा रहा था ना प्लॉट, किसका बोले रहे, किसका, लिक्विड सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट लिक्विड का। क्लियर। उसी के सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसा होगा, उसका प्लॉट कैसा होगा। तो ठीक है, एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ा, इससे ज़्यादा स्टीप कर्व होता है किसका, सॉलिड का। तो सॉलिड का कर्व कैसा होगा बेटा, सॉलिड का कर्व कुछ कैसा होगा, कुछ ऐसा, ऐसा ऐसा कर्व होता है। क्लियर है, समझ हमारी बात। इसका स्लोप ज़्यादा होता है उससे। क्यों सर, बिकॉज सोच के देख, टेम्परेचर घटाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर बहुत, एक तो इसका ऐसे ही वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। क्लियर है, ठीक। और जैसे तुम टेम्परेचर घटाओगे तो इसका वेपर प्रेशर और घट जाएगा, तो इसका स्टीप कर्व होता है। ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों कट कर रहा है, जहाँ पे ये दोनों कट कर रहा है, कहाँ कट किया बेटा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट किया है ना। तो जिस पॉइंट पे ये कट किया है उसी के तुम नीचे आ जाओ। अब ध्यान से बोल, क्या इस पॉइंट पे ये ब्लैक वाला क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है ना, और ये रेड वाला क्या है, रेड वाला क्या है, तो बोल रहे हैं सॉलिड सॉल्वेंट। मतलब जो तुम्हारा सॉल्वेंट था ना पानी, उसी का सॉलिड फॉर्म। ठीक। तो जहाँ ये कट कर गया, जो जहाँ कट कर गया तो उसी को तुम वेपर प्रेशर बोल रहे हो, उसी को तुम वेपर प्रेशर बोल रहे हो, ये सर नो। तो जहाँ इसका वेपर प्रेशर दोनों का बराबर हो गया, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट। किसका, प्योर सॉल्वेंट का। दैट विल बी TF नॉट, दैट विल बी TF नॉट। अब अभी तुम खुद ही बोले हो, क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, ग्राफ का नेचर तो वही होगा। बिल्कुल। अब बोल, ये कहाँ से जाएगा, इसी एक टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये इसके नीचे ही तो रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो ये अगर कट करेगा तो कहाँ से कट करेगा, कहीं नीचे से, यहाँ से। नेचर ऑफ द प्लॉट तो ये रहेगा। बिल्कुल क्लियर। ठीक है। ये कहाँ कट किया, ये कहाँ कट किया, बोलो, यहाँ। ये क्या है, सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन। ये कहाँ कट किया, यहाँ। ठीक, इसके नीचे आ जा। ये क्या लिखा आपने, TF। क्या लिखा, TF। व्हाट इज TF, TF इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आराम से बता, आराम से बता, इसकी वैल्यू ज़्यादा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अरे सब जीरो से ही तो ले रहे हो। क्लियर, क्लियर। तो तुम क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू ज़्यादा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज़्यादा। मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हाई है और सॉल्वेंट का, सॉरी, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लो है। यस और नो, ये जीरो नहीं है, इनफैक्ट जीरो तो आगे रहेगा कहीं। ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हाई। क्लियर। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, लो। इसका मतलब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। यही जो घट रहा है ना, इसी को बोल रहे हैं क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान से सुन, कभी आइसक्रीम लाए हो घर पे, लाए हैं सर, खा भी लिए है ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता कि आइसक्रीम लेकर के आए आपके पापा और आप सो रहे हो, बड़े प्यार से आपके लिए लाए,
ओहो मेरा बच्चा सो रहा है, कोई बात नहीं, फ्रिज में रख दो। रख दिया फ्रिज में, नॉर्मल सा फ्रिज था आपके घर में मान लिया, है ना। आइसक्रीम लेके आए, फ्रिज में रख दिया। जब तुम उठे, बेटा हमने तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया। कहाँ पापा? फ्रिज में। तुम गए, भागे भागे, पता चला पूरा बैग गया। क्या हो गया? फ्रिज में बैग गया। क्या भैया, फ्रिज में ही तो रखे थे और पापा ने फ्रीजर में ही रखा था जानबूझ करके, बैग क्यों गया? तो पता चला कि हमारे फ्रिज की कैपेसिटी शायद उतनी नहीं थी क्या करने की, उस आइसक्रीम को मेंटेन करने की, मतलब उसको और नीचे जाना था टेम्परेचर। तो जहां से लेके आए थे सर, तो वो इनफैक्ट डीप फ्रीज था रे। उसके उस दुकान वाले के पास क्या था? डीप फ्रीजर था। मतलब वो टेम्परेचर बहुत लो मेंटेन करके रखा हुआ था, इसलिए तो हार्ड फॉर्म में आया था वो। और यहाँ पूरा बह गया, पूरा लिक्विड बन गया, सत्यानाश हो गया तेरा। तो ठंडा ठंडा तो है, तुम चाट लोगे उसको, खा लोगे, लेकिन वो आइसक्रीम आइस नहीं, क्रीम रहा, आइस नहीं बचा। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज जो टेम्परेचर उसको चाहिए था वो नहीं मिल पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से सुन। उसी फ्रीजर में सर मेरा बर्फ़ तो जमता है, आइस के क्यूब तो निकलते हैं, तो ये क्यों सत्यानाश हो गया? यहीं पे पॉइंट है कि पानी तो जम रहा था लेकिन शरबत नहीं जम पा रहा है। समझ रहे हो तुम? तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? एक दूध लिया हमने, दूध तो जम गया सर, लेकिन जब दूध में हमने सर बहुत सारी चीज़ें मिला दी ना, ड्राई फ्रूट्स मिला दी, फलना ढमका, चीनी विनी सब मिला दिया, अब उसको जमा रहा है सर, जम ही नहीं रहा, पेस्ट सा बन रहा है, जम नहीं रहा। क्यों नहीं जम रहा भैया? यही बात आई कि वो सब चीज़ें जो तुम मिलाए वो सब क्या था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके डालने से दूध का वेपर प्रेशर और घट गया, दूध का वेपर प्रेशर और घट गया। ये सर नो क्लियर? इसका मतलब अब जो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कहाँ होना है? नीचे। कहाँ होना है? और नीचे होना था। मतलब जो पानी जम रहा था 0 डिग्री पे, अब शरबत 0 डिग्री पे नहीं जमने का। कहाँ जमने का? -1 डिग्री पे, या -0.5 डिग्री पे, या -4 डिग्री पे। इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो उसको और लो टेम्परेचर रखना था। या बचपन में मैं जब छोटा था तो हमारे दादा थे, तो क्या होता था, जैसे आजकल कोरोना का फ्लू चला हुआ ना, फ्लू इनफैक्ट, तो वायरल फीवर ही हो गया आजकल बहुत ज़्यादा, है ना। तो हमारे ज़माने में वायरल फीवर होता ही था, हमें हमेशा से हुआ है, कोई आज थोड़ी हो रहा है। तो क्या होता था कि लड़के ने, घर के लड़के हैं और बर्फ़ खाए, बच्चा तो बच्चा होता है, और 10 बर्फ़ खा गया हो, है ना। हमारा गांव वाला बर्फ़ डब्बे वाला होता था, 8 आने का मिलता था, 50 पैसे का। खैर, और बर्फ़ वाला आया और एक एक लड़का 5-5, 10-10 खाए आ रहा, और पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और दादा साहब को गुस्सा आ गया, ये कम वक्त बर्फ़ वाला जो है सबको सत्यानाश कर रहा है। वो क्या करते थे, जाओ रे गाँव से, घर से नमक लेकर गया, नमक, और डाल दिया उसके डब्बे में। वो कम वक्त हमारा कभी आएगा ही नहीं, उसका जो नुकसान हुआ उसको पैसे दे दिया, अलग बात है। तो क्या हो गया इससे? तो क्या बोलेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ही घट गया। मतलब जो फ्रीजिंग, जो बर्फ़ स्टेबल हो सकता था -2 डिग्री पे, अब उसको स्टेबल होना पड़ेगा कहाँ? नमक के प्रेजेंस में -4 डिग्री पे। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वो कहाँ पहुँच गया? नीचे। कहाँ पहुँच गया? नीचे। और इसी घटने को बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? क्लियर? यहाँ भी वही बात है, सेम बात है। क्या कि ये भी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको डेल्टा TF से डिनोट करते हैं, डेल्टा TF से डिनोट करेंगे। अब ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैंने लिखा डेल्टा TF आराम से, इसको मैं बोल रहा हूँ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर फ्रीजिंग पॉइंट, तो तुम क्या बोलोगे? तो बोलेंगे सर TF किसका? सॉल्यूशन का, -TF किसका? सॉल्वेंट का। ये होना चाहिए ना सर? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब होना क्या चाहिए? होना चाहिए सर TF -TF नॉट, होना चाहिए ना। लेकिन ध्यान से सुन, ये चेंज बोला क्या? बोला डिक्रीज। क्या बोला? डिप्रेशन मतलब डिक्रीज। मतलब इस चेंज को उसने पहले ही नेगेटिव बना दिया। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया? माइनस ऑफ डेल्टा TF। ये पहले उसने माइनस बोल दिया, तो अब ये वैल्यू क्या हो गई? बोलो TF नॉट -TF। क्लियर? जो डेल्टा TB था, TF -TF नॉट, सॉरी TB -TB नॉट, वो जो डेल्टा TB था, TB -TB नॉट, वो डेल्टा TF क्या हो गया? बोलो TF नॉट -TF। क्यों? वहाँ इंक्रीज था, यहाँ डिक्रीज है, तो पहले ही तुम डिक्रीज बोल दिया, तो चेंज को क्या लेना पड़ेगा? तुम्हें नेगेटिव। क्लियर? तो तुम क्या बोलोगे? डेल्टा TF की जो वैल्यू है दैट इज
पहले तो ये समझो TF0 माइनस TF, ये है वैल्यू। अब जैसे वो मोलैलिटी पे डिपेंड करता था, ये भी बेटा मोलैलिटी पे ही डिपेंड करता है। बस हो गई छुट्टी, खेल खत्म, फॉर्मूला लिखो, मामला फिनिश। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, यहाँ भी सेम वही कहानी। क्या कहानी है कि सर डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो यहाँ डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, खत्म। ठीक, बस बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। डेल्टा TF में ही तो लिख दिया ना, TF0, ये क्या है बोलो, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। डेल्टा TF क्या है, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा ठीक, M क्या है, मोलैलिटी, जो पहले था वही अब भी है। ओके, व्हाट इज KF, KF इज क्या, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसी का दूसरा नाम क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है सर, इसके लिए फिर यूनिट की बात कर लो तुम। यूनिट की बात क्या करोगे, KF इज इक्वल टू क्या, डेल्टा TF अपॉन M, क्या लिखोगे तुम, ऊपर क्या है केल्विन, नीचे क्या है मोल पर kg, क्या लिख देंगे इसको, केल्विन किलोग्राम पर मोल, खत्म। या डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम पर मोल, फिनिश, कोई दिक्कत। ये है डेल्टा TB और डेल्टा TF, खत्म, डन डन। दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ फिनिश हो गए। तो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर हो गया, डेल्टा TB हो गया, डेल्टा TF हो गया। जल्दी से सवाल लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट लिखो, जल्दी फटाफट लिखो, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन है आपके सामने, पहला सॉल्यूशन है आपके सामने 1 kg ऑफ वाटर containing 6 ग्राम ऑफ यूरिया। KF की वैल्यू वाटर की 1.86। जल्दी से इसको सॉल्व करो। दूसरा सवाल क्या, 500 ग्राम ऑफ वाटर कंटेनिंग क्या, 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक, KF तो लिख ही दिया। जल्दी फटाफट बता, जल्दी से, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सॉल्यूशन का क्या होगा। तो क्या लिखोगे सर, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सॉल्यूशन का क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या लिख देंगे सर, सीधा डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या, KF इंटू M। यस सर, KF इंटू M। ठीक, मुझे बताइए KF की वैल्यू क्या है, 1.86। मोलैलिटी तो निकालना, क्या लिखोगे मोलैलिटी में, बोलो यहीं से, 6 ग्राम है यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 60। तो इसका यूरिया का मोल कितना हो गया, 6/60, 6/60 बराबर कितना, 0.1 मोल हुआ, और 1 किलोग्राम दे दिया है, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 0.1/1 इज इक्वल टू क्या, 0.1, तो यहाँ पुट कर दो 0.1, खत्म। तो डेल्टा TF बराबर कितना हो गया, 0.186 क्या, डिग्री सेल्सियस। लिखोगे, क्लियर, केल्विन में लेना, 273 जोड़ देना। ठीक, व्हाट वाज डेल्टा TF, दिस वाज सिंपली TF0 माइनस TF इज इक्वल टू 0.186 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। सो व्हाट इज, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बोलो, ये गया उधर, ये आया इधर। ये फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, किसमें, वाटर का कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, ये इधर आया माइनस 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या, माइनस ऑफ 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर रखा है, कुछ नहीं रखा है रे। ठीक है, अगला यहाँ निकाल, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या, फिर वही KF की वैल्यू 1.86 इंटू क्या, M। अब आराम से यहाँ बोल, मोलैलिटी निकालना, कैसे निकालोगे, बोलो सर। पहली बात, ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, 180, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, 9/180, 9 दूना 18, 1/20 है ना। इसका मास कितना है,
बोलो 500 ग्राम कितना किलोग्राम हुआ 1/2। सो मोलेलिटी बराबर कितना हो गया, मोलेलिटी बराबर N/W, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूट दैट इज 1/20, और ये कितना है 1/2। कितना मिल गया, बोलो बोलो कितना मिल गया 0.1, खत्म, पुट कर दो। ये तो मिला तुम्हें, क्या मिला, मोलेलिटी कितना मिला 0.1, पुट कर दो 0.1, वैल्यू क्या मिली 0.186, जितना वहाँ उतना ही यहाँ मिल गया। फिर सेम बात TF नॉट माइनस PF इज इक्वल टू 186, तो TF इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.186 बराबर कितना बोलो माइनस ऑफ 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे फ्रीज करेगा ये और इस पे फ्रीज करेगा ये, और तुम देखो क्या दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, बिल्कुल सेम है। जबकि इसका मटेरियल क्या था, इसका मटेरियल क्या था यूरिया, और इसका मटेरियल क्या है ग्लूकोज, क्लियर है। बट दोनों का मोलेलिटी क्या है सेम, दोनों का मोलेलिटी क्या है सेम, क्लियर। तो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। कौन सी मटेरियल, ग्लूकोज और यूरिया दोनों अलग अलग मटेरियल है, कौन सा सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, क्लियर। किस पे डिपेंड करता, उसके रिलेटिव अमाउंट पे, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन पे। जल्दी से इसको छापो, फिर मैं दोनों का फॉर्मूला लिख देता हूँ, खेल खत्म। ये है सर जी, ये है आपके सामने फॉर्मूला, किसका, KB का, और ये किसका KF का। ये क्या है बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देख लो सीधा क्या है R स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, क्लियर। M क्या है मोलर मास है, किसका मोलर मास, सॉल्वेंट का, क्लियर। जैसे पानी है, पानी के लिए क्या लिखेंगे 18, क्लियर। ये क्या है TF का मतलब क्या, ये अरे सॉरी उल्टी बात हो गई, यहाँ क्या है बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर। कोई दिखोगे, एक मिनट, अरे क्या लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया क्या, फ्यूजन यहाँ थोड़ी लिखेंगे, यहाँ वेपराइजेशन लिखेंगे और यहाँ फ्यूजन लिखेंगे। अच्छा उल्टी कहानी लिख दी, खैर। हाँ यहाँ क्या बोल रहे हैं, KB निकालना है, मतलब क्या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, इवेपोरेट होगा, ठीक, कौन सॉल्वेंट। तो क्या लेना है R, और ये क्या है मोलर मास, किसका सॉल्वेंट का। TB क्या है बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर है। जैसे पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री, क्लियर। तो 373 केल्विन वो आएगी वैल्यू। ये क्या है फॉर्मूले का 1000, और ये क्या है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, चूंकि पानी वेपराइज कर रहा है तो वेपराइजेशन इंथैल्पी आपको देगा, उस वैल्यू को आप पुट करोगे, क्लियर। यहाँ क्या हो रहा है फ्रीजिंग, यहाँ क्या हो रहा है फ्रीजिंग, पानी क्या हो रहा है फ्रीज कर रहा है। जब फ्रीज कर रहा है तब क्या लेंगे R, फिर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, M क्या मोलर मास, ये क्या है फ्रीजिंग टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, दैट विल बी कितना 273.15, ओके। ये 1000 फॉर्मूले का इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या, फिर वही मैंने बोला जो हीट चेंज होता है किस पे इक्विलिब्रियम पे। फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड, ठीक, और लिक्विड से सॉलिड का मतलब क्या सॉलिडिफिकेशन, क्लियर। तो वहाँ जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट कर देना है, ठीक। बस ये फॉर्मूला है सीधा। इनफैक्ट ये दोनों फॉर्मूला डेराइव होकर के आता है अच्छा खासा, 1.5-2 पेज में डेरिवेशन होगा इसका, 1-1.5 पेज में कम से कम होता ही है, ठीक। बट वो सब IIT का कंटेंट है, आपके लिए नॉर्मली सीधा फॉर्मूला लिखो, क्लियर। और हो सकता है इस पर पूछ दे, है ना, कि KB का फॉर्मूला बताओ कौन सा है, KF का फॉर्मूला बताओ कौन सा है, क्लियर। ये सब पूछ सकता है, नीट में यही चल रहा बेटा, सीधा पूछ रहा फॉर्मूला बताओ क्या है, क्लियर। या इसमें से कोई चीज़ पूछ देगा ये क्या है, ठीक है, ये पूछ सकता है। अब आराम से ध्यान से सुनना, मैंने बोला था क्या KB किस पे डिपेंड करता, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। मुझे बताओ क्या ये मोलर मास सॉल्वेंट का नहीं है, बिल्कुल। तो क्या अलग अलग अल्कोहल का और वाटर का, क्या दोनों का मोलर मास सॉल्वेंट सेम होगा, बोलेंगे नहीं दोनों का अलग अलग है। तो मोलर मास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के ऊपर। तो अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग मोलर मास होगा, अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, अलग अलग सॉल्वेंट का इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अलग होगा। सेम वही बात, अलग अलग सॉल्वेंट का मोलर मास अलग, और ये क्या फ्रीजिंग पॉइंट अलग, और क्या इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अलग अलग। तो हम क्या बोल रहे हैं कि KB या KF क्या एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, क्लियर। फॉर्मूला बोले ये फॉर्मूला हो गया, बस यहाँ छुट्टी, ठीक। यहाँ अपना हो गया RLVP, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ये खत्म, ठीक। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना क्या ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसी के साथ फान टॉप फैक्टर, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।